नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार की मतदाता सूची में जो संशोधन हो रहा है उसको लेकर त्राही त्राही मची हुई है और अब एक लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट इलेक्शन कमीशन ने निकाला है और उस एडवर्टाइजमेंट में ये कहा गया है कि आप अपना एन्यूमरेशन फॉर्म तो भर दीजिए, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, अपने दस्तावेज नहीं दे पा रहे, तो आप उसको बाद में दे सकते हैं। अब ये एक यू टर्न तो है ही, लेकिन इस यू टर्न में क्या खतरा छिपा हुआ है, क्योंकि लोग अभी तक क्या कह रहे हैं इस इलेक्टोरल रिवीजन को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि अजीब से दस्तावेज लोगों से मांगे गए हैं तो उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, उनके वोटिंग के अधिकार छीन सकते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन पहले अपने इलेक्टोरल फॉर्म्स भरकर बीएलओस को दे दें। तो इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो बातें अब सामने आ रही हैं, अब क्या खतरा है और इस यू टर्न के बाद भी क्या खतरे हैं, आज उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरने वाली हैं। 9 तारीख को एक बड़े आयोजन की प्लानिंग हो रही है जिसमें कि चक्का जाम सारी विपक्षी पार्टीज बिहार की करेंगी। तो क्या ये स्पेशल इंटेंसिव इलेक्टोरल रिवीजन जो हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, क्या चुनाव आयोग मजबूर होगा वापस लेने के लिए? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीडब्ल्यूसी मेंबर और कांग्रेस के एडमिन इंचार्ज गुरदीप सप्पल इस समय जुड़ रहे हैं। गुरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहले तो ये जो कंफ्यूजन है, कल इलेक्शन कमीशन का जो एड आया, उन्होंने कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म आप भर सकते हैं और जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बाद में दे सकते हैं। इसको लेकर क्या क्लैरिटी या अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है? क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स, जितने भी अखबार आज मैं सुबह के देख रही हूँ, सब में यह है कि इलेक्शन कमीशन ईजेस आउट द रूल्स। अब ईजेस आउट द रूल्स, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है सारे वोटर्स के ऊपर। नीलू, चुनाव आयोग इस चुनाव में अंपायर की भूमिका नहीं निभा रहा है। वो खिलाड़ी बन गया है, पर एक ऐसा खिलाड़ी जो गेम के नियम मनमाफिक तरीके से तय कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि चुनाव आयोग अंपायरिंग भी करे और खुद मैदान में भी उतर जाए। जब चुनाव आयोग को विरोध का सामना करना पड़ा तो कल यू टर्न मारा। वो यू टर्न पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। कारण, पहले चुनाव आयोग ने ये कहा कि वो वोटरों की नागरिकता की जांच करेगा। बोला नहीं, लेकिन उसके पूरे के पूरे कदम नागरिकता की जांच करने के लिए थे। अब नागरिकता की जांच करने का मैंडेट चुनाव आयोग के पास है ही नहीं। चुनाव आयोग का काम है कि जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इस देश के अंदर है, महिला या पुरुष, वो वोट डाल सके, इसकी व्यवस्था बनाना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ये काम आज से नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की भूमिका इस देश के लोकतंत्र को बनाने में पहले चुनाव से है। अगर पहले चुनाव के अंदर, जब पाकिस्तान नया नया बना था, जब 565 रियासतें भारत में जुड़ी थी, एक तिहाई जनता उन 565 रियासत में रहती थी, और चुनाव आयोग सबसे नागरिकता के पेपर इकट्ठे करने लगता, सबसे डॉक्यूमेंट मांगने लगता, तो क्या पहला चुनाव संभव हो पाता? क्या पहले चुनाव के अंदर वोटर पार्टिसिपेशन हो पाता? और अगर पहला चुनाव फेल हो जाता, इस देश के अंदर लोकतंत्र फेल हो जाता। ये विरासत है इस चुनाव आयोग की। उसने पनपाया है लोकतंत्र को, उसने लोकतंत्र की जड़ों को जन जन तक पहुंचाया। वो लोग जिन्होंने जीवन में वोट का नाम नहीं सुना था, 1951 में पहली बार दुनिया में वोट का अधिकार उनको मिला था। वो लोग जो निरक्षर थे, 85% लोग निरक्षर थे, उन सबके बीच में चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई थी कि वो तमाम लोग वोट कर सके और लोकतंत्र बना सके। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट बनाने का काम छोड़कर लोगों की नागरिकता को जांचने का एक प्रक्रिया बता दी गई। ये उसका अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में भी कहा है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, नागरिकता का काम होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन अब गुरदीप, आपको अब याद सवाल होगा ये है, अब जो यू टर्न लिया, वो दबाव में आके लिया। लेकिन इस यू टर्न में एक खतरा और है। अब वो कह रहे हैं कि आप बिना कागज के, बिना फोटो के भी फॉर्म भर दीजिए, आप उसकी जांच बाद में करेंगे। यानी एक संभावना खुल गई कि महाराष्ट्र की तरह बिना कागज के, बिना फोटो के अब मनमाफी के तरीके से भी बनाए जा सकते हैं वोटर। महाराष्ट्र में हमारी शिकायत क्या थी? हमारी शिकायत तो यही थी ना कि गलत तरीके से 48 लाख नए वोटर बनाए गए। तो हमारा ये कहना है कि पहले चुनाव आयोग बिहार में
वोटर को डिलीट करने के काम कर रहा था, अब चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर बनाने का रास्ता खोल दिया है। ये दोनों तरफ से मार हो रही है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। एक काम जो चुनाव आयोग पूरा कर चुका है, 2 महीने पहले पूरे इलेक्टोरल रोल रिवाइज हो चुके हैं, चुनाव आयोग ने खुद बोला है कि वो रिवीजन कर चुका है। अब दोबारा इसको करने की जरूरत क्या है? बारिश के मौसम में जब कलेक्टर नहीं पहुंच सकते गांव में, वहां पे इस प्रक्रिया को करने की जरूरत क्या है? नहीं, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? कोर्ट्स, रिट पिटिशंस फाइल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं लोग, शायद कुछ प्रोटेस्ट भी इस पर प्लान हुई हैं क्या? लेकिन इससे जो भी चीज इलेक्शन कमीशन कर रहा है या करने वाला है, क्या उस पर किसी तरीके से रोक लग पाएगी? आपको लग रहा है कि कोर्ट्स इसमें इंटरवीन करेंगे? क्योंकि कोर्ट्स ही कह देंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास तो स्पेशल पावर्स है अंडर 324, जो कि फर्स्ट डे से लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा राइट है इस बात को करने का। देखिए, पहली बात, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चुनाव आयोग ने पैदा की है। 9 तारीख को बिहार के अंदर चक्का जाम है। कांग्रेस के सीनियर नेता, आरजेडी के नेता, सीनियर जितने हैं, उनके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, लेफ्ट के कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखेंगे। और ये वही चुनाव आयोग है जिसने पिछले 1 हफ्ते के दबाव में अपने पांव वापस खींचे हैं कल। ये वो चुनाव आयोग है जिसने मीटिंग में करने से इनकार कर दिया था पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पिछले हफ्ते, और जब मीटिंग हुई तो उसमें डिक्टेट करने लगे कि कौन मीटिंग अटेंड करेगा। और जब लोगों ने मीटिंग अटेंड की तो इरिटेट होकर यह कहा गया कि 20% वोट तो कटेंगे ही कटेंगे। ये वो चुनाव आयोग है। हमारा सवाल है कि चुनाव आयोग को 20% वोट का डाटा कहां से आया? उसको कैसे मालूम पड़ा कि 20% वोट काटे जाने हैं? ये निर्देश किसी ने दिया है? ये डेटा किसी ने दिया है? क्या चुनाव आयोग डिक्टेट हो रहा है किसी के साथ? ये चुनाव आयोग 20% का जो पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में आकलन खुद रखा चुनाव आयोग ने, उसका आधार कहां से आया? ये कौन लोग हैं जो चुनाव आयोग को संचालित कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो चुनाव आयोग को डेटा दे रहे हैं कि ये 20% वोट कटने हैं? और कब से चुनाव आयोग का काम वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बजाय वोटर पार्टिसिपेशन घटाने का हो गया है? और जब चुनाव आयोग इस तरह से बिहेव करेगा, जब चुनाव आयोग इस तरह से बिहेव करेगा तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता कि चुनाव आयोग की मनमर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेशों के ऊपर भी पिटीशन लगी है। 1995 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के ऊपर पिटीशन लगी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर सकता है, तो ये नया नियम कैसे बनाया? चुनाव आयोग ने किसके कहने पे बनाया? देश के अंदर एक व्यवस्था है नीलू जी, कि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन चुनाव आयोग करता है तो वो सभी राजनीतिक दलों से कंसल्ट करता है। देश के अंदर लॉ कमीशन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर उसकी बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। चुनाव आयोग को ये पावर जब नहीं ये है कि सर्कुलर डिक्टेटर की गुरदीप, तरह जब चाहे वो नियम चेंज कर दे। ये पावर चुनाव आयोग को है ही नहीं। ये तो लेकिन ऐसे गुरदीप लग रहा है कि क्लैरिटी, भारत जो एक है क्लैरिटी, वो पाकिस्तान से अंग्रेजों के साथ कोई मैच खेलने जाए और मैच के ठीक पहले अंपायर आके कहे मेरे नियम चेंज कर दिए। ये नहीं, संभव है? लेकिन जब ये नियम चेंज हो रहे थे और जब ये सर्कुलर 24 जून को निकाला चुनाव आयोग ने, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्म किया गया था? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ये होने के बाद वहां पे बिहार के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी सभी नेताओं की चुनाव आयोग द्वारा, और उस मीटिंग में पहली बार उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि उनकी मंशा क्या है। उस मीटिंग में पहली बार उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि 1987 से 2003 के बीच पैदा हुए जो वोटर हैं, उनको अपने माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। उन्होंने वो प्रोसेस डिफाइन किया जो प्रोसेस एनआरसी के अंदर था, और जो प्रोसेस बाद में खुद एनआरसी को पांव खींचने पड़े थे, एनआरसी के लिए सरकार को। तो ये पहली बार घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग ने ये स्थिति बनाई थी। और इसलिए जब हमको पता लगा, उसी दिन से, उसी क्षण से सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके विरोध में आई हैं। विपक्षी दल जितने भी हैं, बीजेपी की बात नहीं करूंगा, उनके तो निर्देश पे हो रहा है, लेकिन सारे विपक्षी दल उसी दिन से विरोध में आ गए हैं और लगातार चुनाव आयोग से टाइम मांगना शुरू किया था। चुनाव आयोग टाइम से मना कर रहा था। जब मना किया, अब अगर चुनाव आयोग का, मेरा सवाल है, अगर कल वाला उसने ऐड निकालना था तो चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके उस दिन ये कहने में क्या आपत्ति थी
उस दिन क्यों वो अड़े रहे? उस दिन क्यों उन्होंने एक बेलिजरेंट स्टैंड लिया? किसने उनको बाद में बोला कि नहीं अब आप पीछे हट जाइए? ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये चुनाव आयोग पे लगातार उंगली उठाने का मौका लोगों को दे रहा है। अब मैं आप ही की एक दो बातें दोहराना चाहती हूँ और उसके बाद फिर और सवाल लेंगे। आपने कहा कि पहले चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सर्कुलर निकाला उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे वोटर्स का नाम डिलीट हो जाएगा। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स, आप एन्यूमरेशन फॉर्म अपना पहले भर दीजिए और डॉक्यूमेंट्स बाद में दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर अब वोटर्स, फेक वोटर्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं या चुनाव आयोग इसको लेकर कर सकता है। लेकिन जो वोटिंग राइट्स हैं, क्या अभी भी वोटिंग राइट्स लोगों के लिए जा सकते हैं? जहां तक सिटीजनशिप का सवाल है, क्या लोगों की नागरिकता अभी भी छीनी जा सकती है? क्या ये खतरा अभी भी मंडरा रहा है? नीलू जी, नागरिकता छीनने का स्पष्ट रूप से कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन जब चुनाव आयोग ये फैसला ले लेगा कुछ लोगों का, अब उसने बोला वो कागज बाद में जमा हो सकते हैं, उसकी जांच अलग से होगी। और अगर उसमें किसी वोटर का नाम काट दिया गया कि आपके पेपर नहीं पाए गए ठीक, आपके माता पिता का जन्म तिथि, जन्म स्थान आप प्रूव नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता पे सवाल खड़ा हो जाएगा। और जब उसकी नागरिकता पे सवाल खड़ा हो जाएगा, वो नागरिक देश का वो कहाँ जाएगा? क्या चुनाव आयोग ने इसके बारे में सोचा है? क्या चुनाव आयोग ने ये सोचा है कि वो इतने बड़े पैमाने पर लोगों की नागरिकता के ऊपर प्रश्न उठाने जा रहा है? और चुनाव आयोग की जहां तक समस्या है, केवल एक नागरिकता के सवाल पे नहीं है। चुनाव आयोग जिस तरह से बिहेव कर रहा है, लग रहा है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। अंटा किसका है वो जनता खुद सोच ले। क्यों? जब महाराष्ट्र का हमने सवाल उठाया नीलू जी, तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास एक रास्ता है, हम आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक कर देते हैं। ये मार्च में बोला गया। कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत भी किया, कुछ हमने हिदायत दी लेकिन स्वागत किया। मार्च के बाद जुलाई में चुनाव आयोग का फैसला आता है कि अब जो डॉक्यूमेंट जमा होंगे उसमें आधार कार्ड लेंगे ही नहीं। अब चुनाव आयोग या तो मार्च में सही था कि आधार कार्ड एक सॉलिड प्रूफ है, या वो अब सही है कि आधार कार्ड हम लेंगे नहीं। दोनों चीज तो नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने मार्च के अंदर जब ये इशू उठा था डुप्लीकेट वोटर का, तो ये हुआ था कि ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर जो है वो डुप्लीकेट है। चुनाव आयोग ने जांच की और बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट दिया कि हमने एपिक वोटर का मामला सॉल्व कर लिया है। यानी कि अब सेम एपिक नंबर पे दो वोट नहीं हो सकते, एक व्यक्ति के दो वोट नहीं हो सकते। तो जब उसने वो साबित सॉल्व कर लिया, तो अब वो नए सिरे से क्या सॉल्व करने जा रहा है? अब वो क्यों कह रहा है कि भाई अब हम पूरी जांच दोबारा करेंगे? आप अपने ही पैमाने पे पीछे हट गए। आपने बोला हम राशन कार्ड नहीं लेंगे। ये देश में मोदी सरकार, लाल किले से मोदी जी बोलते रहे, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गया। बिहार में भी लागू हो गया। पूरे देश में माइग्रेटरी वर्कर कहीं भी जाए, वो राशन कार्ड साथ लेके जाता है, वो मान्य होता है। अब किसने उनको कहा कि अब ये राशन कार्ड वाला सिस्टम नहीं चलेगा? या तो वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया है, या वो फर्जी मामला है। दोनों चीज तो नहीं हो सकती है। इसी तरह से चुनाव आयोग ने बोला कि 87 से 2003 के बीच के वोटर्स जो है वो, उनको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा अपने पेरेंट्स का। अब कह दिया बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, फोटो की भी जरूरत नहीं है। या तो पहली बात सही होगी या दूसरी बात सही होगी। दोनों स्थितियां सही नहीं हो सकती हैं। ये पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग ने कहा कि माइग्रेंट वोटर के इशू पे हम कर रहे हैं, कि माइग्रेंट वोटर को जहां जाना है वहां वोट देने का होना चाहिए। माइग्रेंट वोटर यहाँ पे क्यों आके चुनाव दे? यही चुनाव आयोग 23 में, 22 में, 24 में लगातार कई मीटिंग्स विपक्षी दलों के साथ किया कि माइग्रेंट वोटर को देश में कहीं भी चुनाव डालने का अधिकार होना चाहिए। उसके लिए वो पूरा मोबाइल ईवीएम का सिस्टम बना रहे थे। अचानक से आपने यू टर्न ले लिया और आप माइग्रेंट वोटर का वोट काटना चाहते हैं। या तो पहली बात आपकी नियत सही थी, या दूसरी नियत सही है। तो ये जितनी चीजें हैं, ये नहीं हो सकता कि चुनाव आयोग जो कहे वो सही, चित भी मेरी पट भी मेरी। और मैंने कहा ये जनता तय कर ले अंटा किसका है। ये चुनाव आयोग की अपनी जो गतिविधियां हैं, उससे लगातार लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है।
नहीं, लेकिन गुरदीप एक चीज और है जिस पर ऑपोजिशन कल अखिलेश यादव ने परसों किया था कि बहुत सारे वॉलंटियर्स, क्योंकि एक प्रेस रिलीज निकाली इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि लाखों वॉलंटियर्स 2-3 दिन में अचानक से लाखों वॉलंटियर्स बढ़ गए। अब इन वॉलंटियर्स की का वेरिफिकेशन कोई कर रहा है कि इनकी पॉलिटिकल लीनेज क्या है, कितने ये न्यूट्रल होंगे, कितनी सच्चाई से ये काम करेंगे। आज इनकी न्यूट्रलिटी कौन तय करेगा, और ऑपोजिशन पार्टीज इस पर चुप क्यों है? अपोजिशन पार्टी बिल्कुल चुप नहीं है। बिहार में विधिवत रूप से तेजस्वी यादव जी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने इस सवाल को उठाया है, हम सेंटर में उठा रहे हैं कि ये वॉलंटियर 4 लाख वॉलंटियर की बात हो रही है। ये 4 लाख लोग आए कहां से? चुनाव आयोग ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि एनसीसी के कैडर हैं, सरकारी ऑफिसर है, पर 4 लाख तो नहीं है। तो ये 4 लाख लोग चुनाव आयोग ने आइडेंटिफाई कैसे किए? ये नाम उसको किसने दिए? ये कौन लोग हैं? क्या ये पन्ना प्रमुख हैं? क्या ये पन्ना प्रमुखों को वॉलंटियर बनाया गया है? क्योंकि विपक्षी दलों से तो कोई नाम लिया नहीं गया। तो ये 4 लाख लोगों को कैसे पता चला कि चुनाव आयोग को हमारी जरूरत है? ये संदेश उन 4 लाख लोगों तक कब पहुंचा कि चुनाव आयोग वॉलंटियर ढूंढ रहा है और हमको अप्लाई करना है? ये कौन सा गोपनीय काम हुआ है देश के अंदर चुनाव आयोग द्वारा कि 4 लाख लोगों तक मैसेज पहुंचा और बाकी पूरे बिहार राज्य को मालूम ही नहीं है कि चुनाव आयोग 4 लाख वॉलंटियर हायर कर रहा है? और ये 4 लाख वॉलंटियर जो है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कहीं नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ईआरओ का नाम होता है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे बीएलओ का नाम होता है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे बीएलए जो पार्टी तय करती है उनके नाम होते हैं। लेकिन ये 4 लाख लोग कौन से हैं? ये चुनाव की वेबसाइट पे नहीं है। और तेजस्वी यादव जी ने तो परसों बोला मीडिया में कि ये नाम वेबसाइट पे डालिए, हम जांचे तो सही कौन लोग हैं ये। सवाल ये है कि ऐसा नहीं कि विपक्ष उठा नहीं रहा, ये बेहद गंभीर बात है कि ये कौन सी सीक्रेट एक्सरसाइज, सुपर सीक्रेट एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने की, जिसका संदेश केवल 4 लाख लोगों तक पहुंचा और वो 4 लाख लोगों को मालूम पड़ गया कि हमको चुनाव आयोग की मदद करने के लिए उसके पास एनरोल होना है, और वो एनरोल होकर काम भी करने लग गए। क्या ये गुरदीप, लेकिन संशय नहीं उठा रहा है? नहीं, देयर इज अ मेरिट इन व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन गुरदीप आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? हमने महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधलेबाजी हुई, आप लोगों ने उस इशू को भी उठाया महाराष्ट्र में, और अगर अब जो बिहार में जो चीजें हो रही हैं, और अगर उसके बीच का डिफरेंस मैं आपसे पूछूं, तो वो डिफरेंस आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इन द पास्ट, whether it was लोकसभा इलेक्शंस, whether it was महाराष्ट्र, whether it was हरियाणा और दिल्ली, हमने फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 17C सबकी बातें की कि किस तरीके से वोटर टर्नआउट के बारे में हमेशा एक मिस्ट्री रही है, और अलग अलग तरीके से चुनाव आयोग इस पर धांधली करता है। लेकिन अब बिहार में जो चीजें हो रही हैं, और अब ये जो एसआईआर के जरिए जो चुनाव आयोग कर रहा है, वो कितना डिफरेंट और कितना और ज्यादा खतरनाक आपको लग रहा है? क्योंकि कई लोगों से मैंने इस बीच में बात किया, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ये लग गया कि फॉर्म 7, 8 और 17C से वो जो चोरी करते थे, वो चोरी उनकी अब पब्लिक डोमेन में आ गई है, इसलिए उनको एक नई मेथोडोलॉजी लेकर आनी पड़ी, एंड दैट मेथोडोलॉजी इज एसआईआर। आपको भी लग रहा है कि क्या कुछ इसी तरीके का ये हथकंडा है, कोई नया हथकंडा जो अपनाया है चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर? ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो पूरी लड़ाई चल रही है इस देश के अंदर, उसकी वजह से वो पुरानी टेक्निक काम नहीं आएगी। पहले तो चुनाव आयोग की तर्क की बात करें। महाराष्ट्र में 48 लाख वोटर जब बढ़ा, तो चुनाव आयोग लगातार देश को तर्क क्या देता रहा कि उसका काम वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। एसआईआर के लिए उसका तर्क क्या है कि वोटर लिस्ट में 20% नाम घटाने हैं। चुनाव आयोग वहां बढ़ाना चाहता था या घटाना चाहता था? तो दोनों बातों में कितना विरोधाभास है। दूसरी बात, केवल फॉर्म 17C की बात नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जिन लोगों के वोटर डिलीट हुए, उनमें से 4,000 लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशन डाली है चुनाव आयोग को। 4,000 लोगों ने मांगा क्या है? नियम क्या था कि अगर किसी का वोट फॉर्म 8 भर के कटता है, तो चुनाव आयोग से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो एसडीएम लेवल का ऑफिसर होता है, उसको एक रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट वोटर के घर भेजनी होती है, और वोटर से पूछना होता है कि आपकी वोट काटने का ये फॉर्म भरा गया है, इसको क्या करना है। और अगर वोटर जवाब नहीं देता, तो फिर बीएलओ को वोटर के घर जाना होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर को, और एक लिखित रिपोर्ट ईआरओ को जमा करनी होती है कि मेरी वोटर से बातचीत हुई है, ये वोटर शिफ्ट हो गया है या वोटर अब नहीं है, और उस आधार पर फैसला होता है। 4,000 लोगों ने
ये फॉर्म भरा आरटीआई का और बोला कि ये जो स्पीड पोस्ट मुझे भेजा जाना चाहिए था उसकी मुझे डिटेल दीजिए, और बीएलओ ने मेरे घर में कब विजिट की और कब मेरे बारे में रिपोर्ट दी, इसकी मुझे कॉपी दीजिए। ये पेपर ट्रेल है, ये डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग के पास होने चाहिए। चुनाव आयोग वहां पे एक भी आरटीआई का जवाब नहीं दे पा रहा। तो एसआईआर करके उन्होंने फॉर्म 8 का झमेला ही खत्म कर दिया। तो क्या है कि अब वो 4 लाख वॉलंटियर, 45,000 ऑफिसर, वो घर घर जाके डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं और सीधा कह देंगे इसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, इसका वोट कट गया। यानी जो पेपर ट्रेल आरटीआई में मांगा जा रहा था, उस पेपर ट्रेल का संभावना को ही आपने समाप्त कर दिया। ये एक नया तरीका निकाल लिया, क्योंकि समरी रिवीजन में फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है। समरी रिवीजन में ऑफिसर तय कर लेगा कि भाई मैं इस डॉक्यूमेंट से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए इसका नाम नहीं हो। उसके बाद वो अपील करेंगे, वो अपील में भी कह देगा अगर, तो बात नहीं खत्म हो तो गई। तो ये गुरदीप जो इसका पेपर मतलब ट्रेल की बात हम बार बार कर रहे हैं चुनाव आयोग से, हमारी चुनाव आयोग से दो बातें तो हैं। एक, कि आपके पास वीडियोग्राफी होती है, वो वीडियो आप क्यों नहीं देते हैं जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया? तो चुनाव आयोग ने वीडियो डिलीट करने का फैसला कर दिया। इस देश के अंदर एक मामूली गली का कॉन्ट्रैक्टर जो गली बनाता है, उसका बिल भी 1.5 साल रखने का प्रावधान है। लेकिन चुनाव की वीडियो जो है सीसीटीवी की, वो 45 दिन में आप डिलीट कर रहे हैं अब आप, और देंगे किसी को नहीं। तो आपने वो संभावना खत्म कर दी और फॉर्म 8 के थ्रू पेपर ट्रेल की संभावना खत्म कर दी। तो जो हम मांग रहे हैं और चुनाव आयोग देने से मना कर रहा है, आपने वो दोनों चीजों की संभावना ही खत्म कर दी इस प्रक्रिया के थ्रू। तो इसलिए एसआईआर का चुनाव आयोग को पहला फैसला गलत था, और कल जो फैसला आया कि बिना पेपर भरे भी आप कर सकते हैं, वो भी गलत है। पहले फैसले से खुद चुनाव आयोग की शब्दों में कहूं तो 20% लोगों के वोट कटने की बात हो रही थी। दूसरे फैसले से बिना पेपर के फर्जी वोटर बनने का प्रावधान उन्होंने खोल दिया है। नहीं तो इसका मतलब अब ये है कि इस चीज पर मुझे पता नहीं है कि कोर्ट कितनी जल्दी इस पर रोक लगा पाएगा, क्योंकि जब कोर्ट्स खुलेंगे ये कब आएगा, ये पूरा कब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। 21 तारीख से मॉनसून सेशन भी शुरू है और 25 जुलाई को ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होनी है, क्योंकि 1 महीने का टाइम था। तो आपको नहीं लग रहा कि इतना कम टाइम है और काफी कुछ खेल ऑलरेडी चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर कर चुके होंगे जब तक ये चीजें सड़क पर आएंगी? नहीं, हम कोर्ट के ऊपर आश्रित नहीं हो रहे हैं। ये पॉलिटिकल फाइट है, ये पॉलिटिकल फाइट राजनीतिक तरीके से लड़ने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ चक्का जाम है। 9 तारीख को बिहार के अंदर सड़क पर हमारे कार्यकर्ता उतर रहे हैं। दूसरी बात, चुनाव आयोग के ऊपर जो पूरा प्रेशर राजनीतिक दलों ने, जो अवेयर पत्रकार हैं और जो अवेयर सिटीजन्स हैं, उनका इतना प्रेशर तो अब हुआ है कि वो चुनाव आयोग, जिसने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, प्रेस रिलीज दी थी कि बिहार में एसआईआर का 87% जो फॉर्म है वो स्मूथली पूरे बिहार में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और 87% लोगों तक वो फॉर्म पहुंच गया और एसआईआर बड़े स्मूथली हो रहा है, ये शब्द यूज किया था उन्होंने। और 24 घंटे बाद उन्होंने सारे अखबारों में एक ऐड दे दिया कि हम एसआईआर के प्रावधान बदल रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग कानूनी लड़ाई की वजह से नहीं पीछे हट रहा है। ये जो जनता का आक्रोश है, वो चुनाव आयोग की वो उसकी धमक सुनाई दे रही है। जनता इस बात को नहीं होने देगी। लोकतंत्र जनता का है, लोकतंत्र पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, लोकतंत्र चुनाव आयोग का नहीं है, लोकतंत्र सरकार का नहीं है, लोकतंत्र जनता का है। जनता के बीच जाके ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जनता का प्रेशर चुनाव आयोग के ऊपर इतना रहेगा कि चुनाव आयोग को निश्चित तौर पे ये कदम वापस लेने पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने अभी 6 महीने पहले पूरा सर्वे किया था बिहार के अंदर, 2 महीने पहले पूरे इलेक्टोरल रोल रिवाइज किए थे। वो ये बताए कि खुद अपने, जो उसने इलेक्टोरल रोल रिवाइज किया, खुद अपनी प्रक्रिया को उसने खारिज क्यों किया। उसके पास कौन सा ऐसा इनपुट आया कि चुनाव आयोग ने पूरे बिहार में एक प्रोसेस किया, उसको रिजेक्ट करने की मजबूरी क्यों हुई चुनाव आयोग की? चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा ना। आपने पूरे देश का पैसा उसमें लगाया, जनशक्ति लगाई, लोग उसमें जुटे, और आपने कहा अब इसको छोड़ के हम नया रास्ते पे चलेंगे, और आप 4 दिन उस रास्ते पे चले, अब उस रास्ते को भी बदल दिया। तो ये चुनाव आयोग है, ये रोज रोज फैसले नहीं बदलता। इसको कहते हैं यू हैव नॉट थॉट थ्रू। आप रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जो है अपना जो बेसिक काम है कि वोटर पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाना है,
और वोट निष्पक्ष कैसे पड़े उसको छोड़कर अब आप दूसरी चीजों को कर रहे हैं, जिन चीजों को लेकर इस देश में आम सहमति नहीं है, जिन चीजों को लेकर आपने राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा नहीं किया है, जिन चीजों को लेकर लॉ कमीशन से कोई बात नहीं हुई है, वो चीजें हैं जो गृह मंत्रालय के जो पुराने आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए उसके अनुसार हो रही है। तो हम ये कहें कि गृह मंत्रालय के निर्देश पे आप काम कर रहे हैं। एनआरसी शब्द कैसे आया चुनाव आयोग की उसमें? चुनाव आयोग के तो किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है। क्या ये असम के अंदर बड़े पैमाने पर वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज करने की तैयारी हो रही है कि आप बिहार में कर लेंगे और असम में तो एनआरसी है नहीं, और लेकिन उसको यूज करेंगे? द वेरी फैक्ट कि इन्होंने ये कहा है कि बिहार के बाद ये बाकी स्टेट्स में भी होगा एक्सटेंड, चाहे असम हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, जहां अगले साल इलेक्शंस हैं। तो क्या अब सिर्फ बिहार तक ही ये प्रोटेस्ट सीमित रहेगा, या आपको लगता है कि एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट की अ, जरूरत है? देखिए, अगर बिहार में ये कैंसल हुआ तो ये देश में कहीं नहीं कर पाएंगे। बिहार पहला स्टेट है, लेकिन वो देश के अंदर इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत काम किया है। ऐसा चुनाव आयोग का अभूतपूर्व विज्ञापन कल जो आया कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों के राष्ट्रीय नेताओं को उस दिन लगभग लगभग मुठभेड़ की मुद्रा में मीटिंग कर रहा था कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। 2 दिन पहले वो प्रेस रिलीज देता है कि बिहार में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, और उसके बाद कल ऐड आ जाता है कि हम पूरी प्रक्रिया बदल रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग का अपना जो आकलन है कि वो गलत कर रहे हैं, इसको भी दर्शाता है। और एक बार बिहार में कैंसिल हो गया, वो पूरे देश में कर नहीं सकेंगे। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी कि मैं कई लोगों से बात कर रही थी, जैसे दीपांकर भट्टाचार्य का भी इंटरव्यू किया मैंने इस चैनल के लिए भी, और बाकी कई और प्लेटफॉर्म्स पर भी। उन्होंने भी यही कहा कि ये डिमोनेटाइजेशन मूवमेंट जैसा है, और जैसे नोटबंदी हुई थी, यहाँ पर वोट बंदी वाला ये मूवमेंट है। आपको लग रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पर मोदी सरकार बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा डिसीजन था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया, लेकिन अभी तक लोग उस पर डिबेट करते चले आ रहे कि वो कितना गलत था, इकोनॉमी के लिए कितना खराब था। आज क्या वही चीज एक बार फिर से हमें देखने को मिल रही है इस चुनावी प्रोसेस में? बिल्कुल, इसको नोटबंदी की तरह ही हम वोटबंदी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें वोटर का अधिकार छीनने की बात हुई है। ना केवल वोटिंग अधिकार, बल्कि उसकी नागरिकता पे भी सवाल उठाने की बात हुई है। मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक रही है, और धीरे धीरे वो उन षड्यंत्रों को इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे कि वोट को मैनिपुलेट कर सके। बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, और हम बार बार इस बात को कह रहे थे। और हम बार बार, हमने चुनाव आयोग से मांग क्या थी नीलू जी? केवल एक मांग तो कर रहे थे, हमको वोटर लिस्ट की कॉपी दे दीजिए जिसपे कि हम एनालिसिस कर सकें कहाँ क्या हुआ। ये एक सिंपल बात, वो नहीं मानने को तैयार है पिछले 7 महीने से। एक छोटी सी बात है ना कि वोटर लिस्ट की कॉपी, जो चुनाव आयोग पहले भी देता था, हमने कहा उसको एक साथ दे दीजिए, क्योंकि वो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होके बूथ तक चली जाती है, वहां कट फट जाती है। अब उसको तो इकट्ठा नहीं करते। 1 लाख बूथ से वोटर लिस्ट तो वापस नहीं मांग सकते ना आप, कि हमें एनालिसिस करना है वापस दीजिए। तो फट गई, खत्म हो गई उस दिन। छोटी सी बात को चुनाव आयोग 7 महीने से हमारी मीटिंग्स में और कोर्ट में इसका विरोध कर रहा है। तो ये क्या पर्दादारी है जो चुनाव आयोग बनाना चाहता है? वो क्या रहस्य है जिसको चुनाव आयोग छुपाना चाहता है? वो कौन सा ऐसा गलत काम है जिसको चुनाव आयोग जनता की नजर से दूर रखना चाहता है और वोटर लिस्ट नहीं देना चाहता? और अब महाराष्ट्र का चुनाव आपने चुरा लिया, हम ये स्पष्ट कहते हैं चुराया गया। इतने बड़े पैमाने पे जनता का मूड नहीं बदला था। आज भी महाराष्ट्र में जाइए, लोग यही कहते हैं कि ये हुआ कैसे। और अब बिहार के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं, गांव गांव में सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने घुटने क्यों टेके? कौन होता है जिसने सीज फायर का ऑर्डर किया? आज सेना के सबसे बड़े अफसर इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार ने उनके हाथ बांधे थे, किस तरह से चाइना पाकिस्तान का पूरा इंटीग्रेशन हुआ था, जो राहुल जी ने 3 साल पहले संसद के अंदर चेताया था कि ये हो रहा है। सरकार सो रही थी। ये गांव गांव में लोग पूछ रहे हैं, उनको मालूम है उनकी धरती खिसक गई है। तो अब उन्होंने नया पैंतरा चला कि जो सवाल पूछ रहे हैं वहां पे अब वोट ही अपने हिसाब से, वोटर लिस्ट को ही चेंज करना शुरू करो। और इसलिए हम वो बार बार पूछते हैं, ये 4 लाख वॉलंटियर कहाँ से आए? क्या ये पन्ना प्रमुख है? क्या ये मदद कर रहे हैं चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट क्लेंजिंग के लिए?
वोटर लिस्ट क्लेंजिंग हो रही है चुनाव आयोग द्वारा, किसके निर्देश पे, किसके फायदे के लिए, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। और चुनाव आयोग ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? इस देश में मोदी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ना 11 साल। अब चुनाव आयोग भी ऐसा ही हो गया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। चलिए, आपने महत्वपूर्ण सवाल रेज किए हैं। अब देखना होगा, आपने कहा है कि 9 तारीख को इस पर काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन है और जनता अब सड़क पर कैसे उतरेगी, विपक्षी पार्टीज कैसे उतरेंगी, ये देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ा इशू हो गया है, चुनाव आयोग को यू टर्न करना पड़ा। लेकिन उस यू टर्न में भी जो खतरे इन्वॉल्व हैं, उन खतरों को आज गुरदीप सप्पल ने बताया है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और इसे वायरल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि किस तरीके से हमारा जो चुनावी लोकतंत्र है वो कितने बड़े खतरे में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।